मैं सऊदी अरब में अरबी के घर कपड़े धोने जाती थी। अरबी 5,000 रियाल तनख्वाह देता था, इसीलिए अरबी के छोटे मोटे काम मुफ्त में कर देती। लेकिन एक रात अरबी कहने लगा, आज तबीयत ठीक नहीं, तुम यहाँ रुक सकती हो? मैं सोच विचार करने लगी, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए। अरबी, मैं अपने शौहर के साथ सऊदी अरब में रहती थी। हम दोनों ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। शौहर फैक्ट्री में नौकरी करता था, मगर ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से तनख्वाह थोड़ी थी। घर का गुजारा खींच तान कर करते और शुक्र अदा करते कि जो मिलता खा पी कर सो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, पैसों की शदीद किल्लत होती चली गई। मैंने इर्द गिर्द कुछ औरतों से मशवरा किया तो एक औरत ने बताया कि एक अरबी के घर मुलाजमा की जरूरत है। काम भी ज्यादा नहीं है, बस कपड़े धुलाई करने होंगे, क्योंकि अरबी के घर में और भी मुलाजमाएं काम करती हैं। बस सिर्फ कपड़े धोने वाली की जरूरत है। मेरे लिए ये काम बहुत आसान था, लेकिन अरबी का सुनकर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार देखते हुए कहने लगी, घबराओ मत, अरबी अंधा है, वो बेचारा तो बस सारा दिन एक सोफे पर बैठा रहता है। उसकी बीवी कुछ अरसा हुआ फौत हो गई है। एक तो अब उसकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है, दूसरा अब इस उम्र में कौन उससे शादी करेगा, आगे तुम्हारी मर्जी। अगले रोज मैं उस पड़ोसन के पास दोबारा गई और उससे अरबी के घर चलने को कहा। वो अरबी तो बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी रखी थी। जब मैंने अपने शौहर को इस नौकरी के बारे में बताया तो वो बेहद खुश हुआ। कहने लगा, अगर हम मिलकर दोनों मेहनत करेंगे तो घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। मैं भी दिन भर फारिग ही होती थी, इसीलिए घर के सारे काम सुबह निपटा कर मैं उस अरबी के घर चली जाती। और सरबी की एक छोटी सी बेटी थी, यही कोई 8-10 साल की होगी। घर के बाकी मुलाजमाएं थोड़ा बहुत उस पर तवज्जो देती थी। वैसे भी पराई औलाद को कौन गले लगाता है। मैंने अरबी के हालात देखते हुए उसके घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। मैं रात 8 बजे तक उस अरबी के घर पर ही रहती थी। मैं सुबह 12 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक उस अरबी के घर पर ही रहती थी। मुझे हैरत होती थी कि अरबी किस कदर नरम दिल इंसान था। वो मुलाजमीन के साथ बहुत प्यार से पेश आता था, मगर घर की दीगर मुलाजमाएं अब मुझसे खार खाने लगी थी, क्योंकि अरबी मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं चूंकि उस घर में नई थी, अगर कोई जरा सा भी काम खराब हो जाता तो मुलाजमाएं फौरन अरबी के कान में जाकर बाहर डाल देती, मगर अरबी उनको खामोश करवा देता। मैंने ये बात महसूस की थी कि अरबी अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन बीवी के साथ छूट जाने की वजह से अंदर से टूट चुका था। अरबी के साथ एक मुस्तकिल मुलाजिम भी था जो उसके साथ मुसलसल रहता था। वो अरबी को दफ्तर लेकर जाता, वापस लाता, बहुत काम उसके जिम्मे थे। अरबी जब भी अपने काम से घर वापस आता तो सबसे पहले अपनी बेटी के कमरे में जाता। मैं बच्चों के साथ ही मसरूफ होती, इसीलिए पहले दरवाजे पर दस्तक देता। मैं फौरन से ठीक होकर बैठ जाती, फिर ही वो दरवाजा खोलता था। फिर अपने बच्चों को प्यार करता, मुझसे भी पूछता था कि बच्ची ने तंग तो नहीं किया, इसने खाया पिया तो ठीक से है ना। अरबी अपनी बेटी पर जान छिड़कता था। वो अरबी पूरे दिन की बच्चों की रूटीन मुझसे पूछता था। मैं भी उस अरबी को सारे दिन की रूटीन बता देती थी। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा कि 1 मिनट रुको। फिर उसने अपनी जेब से बटवा निकाला और मुझे 5,000 रियाल पकड़ा दिए। ये देखकर मैं हैरान रह गई थी। हालांकि उसने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और 5,000 रियाल कम पैसे नहीं होते। मैंने एक नजर अरबी की तरफ देखा था, मेरी आंखों में हैरानगी थी। कहने लगा, ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा, नहीं, आपने जो तनख्वाह तय की है वो भी काफी है। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, ये रख लो। मैंने वो पैसे पकड़कर अपने पर्स में रख लिए। मैं फिर जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची तो कहने लगा, बात सुनो। मैंने कहा, जी कहिए। वो कहने लगा, इस बात का जिक्र दूसरे मुलाजमीन से मत करना और किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें 5,000 रियाल दिए हैं। कुछ देर तो मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। फिर मैंने उस बात में सर हिला दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से चला गया। लेकिन न जाने क्यों उस रात में बड़ी बेचैन सी रही। एक तो अरबी का मुझे 5,000 रियाल देना और दूसरा इस बात का दीगर मुलाजमों से छुपाने का कहना। ये दोनों बातें ही मेरे जहन को उलझाने लगी थी। फिर मैंने कहा कि शायद अरबी समझता होगा कि दूसरे मुलाजिम अपना काम खुश असलूबी से नहीं करते और मेरी मेहनत और खुलूस को देखते हुए अरबी ने मुझे 5,000 रियाल दिए होंगे। लेकिन कुछ दिन बाद मेरी हैरत की इंतहा न रही जब कुछ दिन बाद अरबी ने फिर 1,000 रियाल के नोट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। जब दूसरी बार अरबी ने मुझे रियाल दिए थे
इस बार तो मेरे दिल में शकूक و शुबहात आने लगे थे। आखिर अरबी मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा था? मैंने वो रियाल उस अरबी को वापस पकड़ा दिए। मैंने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, आप क्यों मुझे रोज रोज इतने पैसे दे रहे हैं? मैंने फटाफट से अपनी चादर को दुरुस्त किया। कहने लगा कि आप मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखती हैं, इसीलिए मैंने कहा कि वो मेरी ड्यूटी है और उसके पैसे मैं आपसे लेती हूँ। बहरहाल मैंने उस दिन उस शख्स से कोई पैसा नहीं लिया और वापस घर आ गई। लेकिन अगले ही रोज जब मैं उसके घर गई तो मैंने देखा कि वो अरबी आज दफ्तर नहीं गया था, बल्कि घर पर ही था और बेटी के पास ही बैठा था। जब मैं आई तो मुझे कहने लगा कि इतनी देर से आई हैं आप, आपको पता भी है कि मेरी बेटी को बुखार चढ़ा हुआ है। उसके लहजे में फिक्रमंदी भी थी और थोड़ा सा लहजा सख्त भी था। मैंने घबराकर जब घड़ी की तरफ देखा तो पूरे 12 बज रहे थे और मैं तो इसी वक्त आती थी। मैंने कहा, मैं तो अपने वक्त पर आई हूँ। फिर वो मुझे कहने लगा कि इसी चीज के आपको पैसे दे रहा था कि आप मेरी बेटी का ख्याल ज्यादा रखा करें। देखें, सबसे इसको बुखार है, इसको तो माँ भी नहीं है जो इसकी परवाह करे, इसीलिए मैंने आपको मुस्तकिल नौकरी पर रखा है ताकि काम के साथ साथ मेरी बेटी की अच्छी सी देखभाल हो सके, वरना मुलाजिम तो मुझे और भी मिल जाएंगे। आपको इसलिए नहीं रखा कि आप 12-12 बजे तक आएं और मेरी बेटी बुखार में जलती रहे। मैंने फटाफट से उस अरबी से लेकर उसे अपने पास बिठाया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर डॉक्टर को भी लेकर आ गया। मैं समझ गई थी कि अरबी के पास बहुत पैसा है, जो अरबी ने डॉक्टर को घर पर बुला लिया। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने बच्ची को दवा पिलाई और उसके पास बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि मुझे अरबी ने ताकीद की थी कि जब तक बच्ची ठीक ना हो आप घर मत जाइएगा। मैं सारे काम छोड़कर उस बच्ची पर तवज्जो देने लगी। पूरा दिन मैं बच्ची को संभालते संभालते घन चक्कर सी बनी हुई थी। कभी उसे दवा पिलाती, कभी नरम ग़िज़ा बनाकर देती, मगर बुखार की वजह से वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, वरना तो मेरी बात मान लेती थी। लेकिन आज तो जैसे तंग ही किए जा रही थी। मैं रात तक बिल्कुल थक चुकी थी। जैसे ही अरबी आया तो मैंने जाने की इजाजत मांगी तो मुझे कहने लगा कि ये बात मुनासिब तो नहीं लग रही, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप आज की रात मेरी बेटी के साथ रह लें तो ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा कि मैं कैसे रह सकती हूँ, मेरा शौहर 9 बजे वापस आ जाता है और मुझे उसे खाना देना होता है। ये सुनकर मैंने देखा कि अरबी के चेहरे पर अजीब से तासुरात रूनुमा हुए थे। कहने लगा, आप क्या शादीशुदा हैं? मैंने कहा, हाँ। मेरा जवाब सुनकर अरबी का चेहरा बुझ सा गया। फिर एकदम ही उसने बात बदली और कहने लगा कि आप अपने शौहर से कह दें कि एक रात के लिए आपको यहीं रहने दें, क्योंकि मेरी बच्ची आपसे बहुत मानूस हो चुकी है। रात भर में कैसे उसे संभाल सकता हूँ, फिर आप उसकी दवा के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैंने अपने शौहर से पूछ लेती हूँ। मैंने मोबाइल निकाला और अपने शौहर से कहा तो वो कहने लगा, ठीक है, तुम आज की रात रुक जाओ, मैं खाने पीने का खुद ही बंदोबस्त कर लूंगा। रात भर में उस बच्ची को संभालती रही और अगले दिन बच्ची की तबीयत काफी हद तक संभल चुकी थी। फिर मैं जब वापस जाने लगी तो अरबी ने मुझे 5000 रियाल पकड़ाना चाहे। मैंने कहा, ये आप क्यों दे रहे हैं? वो कहने लगे, आपने मेरी बेटी को बड़ी मुश्किल वक्त में संभाला है और इस पर आपका हक बनता है, इसीलिए इसको इनकार मत कीजिएगा प्लीज। मैंने कहा, आप मेरी ममता को पैसों से क्यों तोल रहे हैं? बेशक ये मेरी सगी औलाद नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा इसे अपनी बेटी की तरह ही समझा है, इसीलिए आप अपने पैसे अपने पास रखें, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। ये कहकर मैंने अपना पर्स पकड़ा और मैं घर से बाहर निकल गई। मेरी शादी को भी 4 साल गुजर गए थे, लेकिन मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं थी। कई बार डॉक्टरों को चेकअप भी करवाया, मगर शायद किस्मत में औलाद नहीं थी। कोई पीर फकीर के पास जाने का मशवरा देता तो कोई किसी हकीम का बताता, मगर मेरा इन सब चीजों पर एतकाद न था। अल्लाह से दुआ करती थी कि एक न एक दिन अल्लाह मेरी गोद जरूर हरी करेगा। उन्हीं दिनों मेरे शौहर सऊदीया के लिए वीजा लगवाने की कोशिश में लगे हुए थे, इसीलिए मैंने डॉक्टरों के चक्कर काटने से बेहतर समझा कि मैं अल्लाह के घर जाकर दुआ करूंगी, अल्लाह जरूर मेरी मुराद भर लाएगा। इसके बाद हम सऊदीया आ गए। 3 साल से मेरा शौहर काम कर रहा था, लेकिन हालात चूंकि तो ही थे। लेकिन मेरे दिल में यह ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे अब औलाद दे दे। इसीलिए जब उस बच्ची को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने ये नहीं समझा कि मैं मुलाजमत कर रही हूँ या वो बच्ची मेरे लिए एक बोझ है। मैंने अपनी सारी ममता उस पर निछावर कर दी थी और दिल से उसको संभालती थी। अगले रोज जब मैं काम पर आई तो मैंने देखा कि अरबी परेशान बैठा था। मालूम करने पर पता चला कि उसकी खानसामा जो अरबी के घर खाना बनाती थी वो काम छोड़कर जा चुकी है। इसी बात को लेकर अरबी निढाल हुआ बैठा था कि अब फौरी घर में किचन संभालने के लिए वो मुलाजमा किधर से लाए। मैं ये सुनकर खामोश हो गई, क्योंकि मैं मजीद अरबी के घर के किसी काम की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी।
عربی میری طرف التجائی نظروں سے دیکھ رہا تھا. میں جانتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن میرا اپنا گھر تھا، شوہر تھا. میں اپنا گھر سنبھالتی یا عربی کے سارے گھر کی ذمہ داری لیتی؟ میرے لیے بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا. خیر میں نے کچن میں جا کر فریج سے انڈا بریڈ نکالے اور 2 توش عربی کو اور اس کی بیٹی کو بنا کر دے دیے. عربی کا چہرہ تو خوشی سے دیکھنے کے لائق تھا. میں نے دن بھر اپنا کام کیا اور شام کو گھر واپس آ گئی. پھر میں نہیں جانتی کیا ہوا اور کیا نہیں، لیکن شام کو مجھے عربی کا فون آیا. وہ مجھ سے کہنے لگا کہ فوراً سے گھر پہنچ جاؤ، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے. میں نے کہا عربی اس وقت تو رات کے 8 بج رہے ہیں. وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے بے حد ضروری کام ہے، آپ کا آنا بہت ضروری ہے، آپ فوراً سے میرے پاس آئیں. میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو کہنے لگا یہ نوکری چھوڑ دو، نہ جانے وہ عربی کیا چاہتا ہے. میں عربی کے گھر جانا چاہتی تھی، مگر میرے شوہر کا رویہ پہلے ہی کئی دن سے بدلا ہوا تھا. بظاہر تو اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، لیکن شاید اندر ہی اندر اس کے دل میں شک کا بیج جنم لے رہا تھا. میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹی کی پھر سے طبیعت خراب ہو گئی ہو، مگر میرا شوہر نہ مانا. میں نے دوبارہ سے عربی کو فون کیا اور اسے صاف بتا دیا کہ میرے شوہر مجھے آنے کی اجازت نہیں دے رہا. آپ کو جو بھی کام ہے، آپ کے پاس چوکیدار بھی تو ہے، جو بھی کام ہے آپ اس سے کروا لیں. وہ کہنے لگا چوکیدار آج چھٹی پر ہے، ورنہ میں خود چل کر آپ کے گھر آ جاتا اور آپ کے شوہر سے بھی مل لیتا. میں نے کہا دیکھیں مالک، میں آپ کی نوکری کی وجہ سے اپنا گھر تو خراب نہیں کر سکتی. اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا میں نے فون بند کر دیا. میں نے شوہر کو کھانا دیا اور ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے. لیکن میرے دل میں بار بار ایک ہی سوال جنم لے رہا تھا، آخر ایسا کون سا کام تھا جو عربی رات کے وقت مجھے بلا رہا تھا؟ میں عربی پر شک بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اندھا تھا، اور ویسے بھی اس نے آج تک مجھ سے کوئی غلط بات بھی نہیں کی تھی. سونے کی کوشش کرتی تو بار بار اس کی بیٹی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگتا کہ کہیں اس کی بیٹی کو کچھ ہو نہ گیا ہو. میں جانا چاہتی تھی مگر شوہر کے ڈر کی وجہ سے خاموشی سے لیٹ گئی. لیکن بار بار ایک ہی بات ستا رہی تھی کہ کہیں عربی مجھے اس نوکری سے ہی نہ نکال دے. اچھی بھلی معقول تنخواہ مل رہی تھی جس سے اب ہمارے گھر کے حالات بہت بہتر ہو چکے تھے. مجھے اس وقت اپنے شوہر پر شدید غصہ آ رہا تھا جس کو کسی بات کا خیال نہیں تھا، اور وہ سکون کی نیند کی آغوش میں خراٹے لے رہا تھا. ساری رات میری طبیعت گھبراتی رہی اور میں ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی. نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگ گئی. صبح شوہر نے اٹھایا تو میں نے کہا کہ وہ کچن میں جا کر خود ہی ناشتہ بنا لے، کیونکہ رات جاگنے کی وجہ سے میری طبیعت بہت بوجھل ہو رہی تھی. 12 بجے کے قریب میں سو کر اٹھی. شوہر کام پر جا چکا تھا. میں تیار ہوئی اور ناشتہ کر کے عربی کے گھر کی طرف چل پڑی. لیکن وہاں پہنچی تو میرے ہوش اڑ گئے. عربی کے گھر کے باہر کافی سارے لوگ جمع تھے. میں نے جلدی سے شوہر کو فون کیا اور عربی کے گھر پر آنے کا کہا. تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر وہاں پہنچ گیا. عربی کے گھر کے باہر کافی پولیس موجود تھی. میں گھر کے اندر گئی تو ملازم دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ عربی رات کو گھر پر اکیلا تھا اور اس کی بیٹی کی طبیعت شدید خراب تھی. وہ بار بار مجھ سے ملنے کا کہہ رہی تھی. شاید اسی لیے عربی مجھے بار بار فون کر رہا تھا. لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے. عربی اپنی بیٹی کی خاطر خود ہی گھر سے نکلا جہاں وہ مجھے بلانے کے لیے میرے گھر آ رہا تھا. میرے اور عربی کے گھر کا فاصلہ کوئی بہت زیادہ نہیں تھا، بس درمیان میں ایک مین روڈ تھی. بیچارہ عربی اپنی لاٹھی کے سہارے سڑک کراس کرنے لگا تو ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے کچل دیا. میں عربی کی بچی کو گلے لگائے زاروں قطار رو رہی تھی. میں نے کچھ دن عربی کے گھر پر ہی رہنے کا فیصلہ کیا. مجھے اب سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس بچی کو چھوڑ کر کیسے جاؤں. کچھ دن بعد ایک وکیل نے آ کر بتایا کہ عربی نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ میرے نام کر دیا تھا. اس نے مجھے ایک خط بھی دکھایا جو کچھ دن پہلے ہی عربی نے اس وکیل سے لکھوایا تھا، جس میں اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میری بچی کو پلیز تنہا مت چھوڑنا. وکیل کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو جاری تھے. میں اور میرے شوہر مستقل طور پر عربی کے گھر پر شفٹ ہو گئے. اللہ نے مجھے اولاد کی شکل میں ایک بہت پیاری سی بیٹی سے نواز دیا تھا. قدرت ایسے ہی اپنے رنگ دکھاتی ہے جو انسانی عقل سے بہت بالاتر ہوتے ہیں.